This news is sponsored by City Heart Super Speciality Hospital, a unit of Thakur Nursing Home, Mehre Barsar, District Hamirpur. This news is sponsored by Headneck Hospital, opposite Medical College, Hamirpur. हिमाचल प्रदेश को 7.1 हिस्सा मिलना चाहिए। तो हमारा 7.1 हिस्सा है, तो हम मानते हैं हमें अधिकार है उसको लेने का। अगर उत्तराखंड में मुख्यमंत्री शामिल हो सकते हैं तो हिमाचल में धूमल क्यों नहीं हो? लेकिन सर हाँ करें, जांच करनी चाहिए, होनी चाहिए थी ना सर, जांच किसी और के साथ ऐसा ना हो जाए। इन्होंने हमारे साथ किया है, कोई उनके साथ कर देगा। इस बार क्या मानते चले, अब धूमल जी चुनाव में 100% आ रहे हैं? मेरी तैयारी पूरी है चुनाव लड़ने की, जहाँ से पार्टी की है। 4.5 सालों में हिमाचल की सरकार से कोई पहले इस विषय को की जो भाजपा की तो लग नहीं रहा है सर। हाँ तो सरकार चाहे तो कोर्ट के निर्णय का उल्लंघन करे। 2017 की चर्चा 2022 में शुरू हुई, वो भी जीरो से, और अब धूमल ने भी कहा है कि जांच जरूरी है। मसला गंभीर है क्योंकि भाजपा चुनावों में जाने वाली है। एएनवी न्यूज के प्रदेश प्रमुख से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कई सवालों के बेबाकी से जवाब दिए हैं। चंडीगढ़ पर किसका कितना हक है, इस पर भी खास चर्चा हुई है। धूमल बोले, चंडीगढ़ में हिमाचल का भी हिस्सा है, जिसका पक्ष हमने मजबूती से रखा है। प्रदेश सरकार भी धूमल के निशाने पर आई। धूमल बोले, सरकार सुस्त है, अब तक हक मिल जाना चाहिए था। एएनवी न्यूज से खास बातचीत में कई कठिन सवालों के धूमल ने बेबाकी से जवाब दिए। कई बड़े खुलासे हुए। क्या कुछ खास बातचीत एएनवी न्यूज के साथ प्रेम कुमार धूमल की हुई, आप भी सुनिए। नमस्कार दोस्तों, एएनवी न्यूज पहाड़ी में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों बहुत बड़ा मुद्दा उछला हुआ है, चंडीगढ़ में हिमाचल प्रदेश का हक। और ये मुद्दा तब उठा जब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस मुद्दे को उठाया कि चंडीगढ़ पे जो है पंजाब का हक है और पंजाब को चंडीगढ़ सौंप देना चाहिए। और हिमाचल का भी हक है। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस विषय में पिछले कल भी बात रखी थी। और इससे पहले की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जब भी भाजपा की सरकारें 1998 के बाद आई हैं, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं उस दौर में, तो उन्होंने भी चंडीगढ़ का मुद्दा भी उठाया। साथ में जो बीबीएमबी का 4200 करोड़ रुपए का मसला है वो भी उन्होंने उस समय उठाया था। और आज हम ये बहुत बड़ा मसला हिमाचल प्रदेश के लिए है और इसी को लेकर हम बात करेंगे। आज हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल हमारे साथ हैं। सर, एएनवी न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर, सबसे आज की जो बात है, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा एक ही चल रहा है कि हिमाचल प्रदेश का भी हक चंडीगढ़ के ऊपर बनता है। तो सर, आप मुख्यमंत्री रहे हैं, आपने सारी चीजों को अपने हाथों से प्रोसीड किया था उस समय, तो सर क्या ये सारा मामला बताइए। जो पंजाब का रीऑर्गेनाइजेशन पुनर्गठन हुआ था, उसके परिणाम स्वरूप एक नया राज्य बना हरियाणा का, और जो पहाड़ी क्षेत्र थे सांस्कृतिक तौर पर, भौगोलिक तौर पर हिमाचल में शामिल हुए। बाकी जो हिस्सा बचा वो पंजाब रहा। फिर था उस समय की जो देनदारियां थी और परिसंपत्तियां, असेट्स एंड लायबिलिटीज। जी सर। उसका फार्मूला निकाला गया कि जितनी आबादी पंजाब के, पुराने पंजाब के जिस प्रदेश में गई है उतना हिस्सा उसको मिलेगा चंडीगढ़ में, सभी परिसंपत्तियों में। जी सर। सभी एसेट्स में। और जो देनदारियां होगी वो भी उसी अनुपात में देनी पड़ेगी जी। तो जिला कांगड़ा, जिसमें हमीरपुर तहसील थी, ऊना जिले की होशियारपुर तहसील, होशियारपुर जिले की ऊना तहसील जी, कुल्लू, कंडाघाट, कोटखाई, शिमला शहर, ऐसे क्षेत्र जो थे उसमें हिमाचल में मर्ज हुए। इनकी आबादी पंजाब की कुल आबादी का 7.19% था जी। इसके अनुसार जो देनदारी थी वो हमने 7.19%
दी, दे दी हिमाचल। हिमाचल ने दे दी। और परिसंपत्तियों में असेट्स में हिस्सा मिलना था, उसके लिए लगातार हमको प्रयास करने पड़े। जब चंडीगढ़ का निर्माण हुआ तो उसमें जो कुछ पैसा लगा, जो भी चीज़ लगी, जो मेहनत हुई, उसमें 7.9% उस क्षेत्र का हिस्सा था जो हिमाचल में आया। जी। तो उसी आधार पर हम मांगते थे कि 7.19% हमें चंडीगढ़ में दिए जाए, और जो प्रोजेक्ट्स थे वो असेट्स में थे, तो उनमें भी हमें 7.19% बिजली का हिस्सा फ्री दिया जाए, और 12% जिस स्थान पे, जिस प्रदेश में प्रोजेक्ट होता है, वहाँ के लोगों को फ्री बिजली मिलती है, ये बाद में तय हुआ था। लेकिन जब इसका हिस्सा हमें मिला नहीं, और उस समय के हरियाणा के मुख्यमंत्री स्वर्गीय भजनलाल जी ने कहा कि वीरभद्र सिंह जी इन प्रोजेक्ट्स में हिस्सा मांग रहे हैं और बेनज़ीर भुट्टो कश्मीर मांग रहे हैं जी। ना उसको कश्मीर मिलेगा ना इनको हिस्सा मिलेगा। तब हिमाचल स्टेट ने उसमें की सरकार वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में एक केस हाई कोर्ट में किया, फिर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केस किया, सरकार बदल गई। हमने इस केस को बड़े गंभीरता से लिया, परशुरामन जैसे सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में तो उनको किया, और बड़े अच्छे अच्छे जो एडवोकेट थे उनको लेकर केस लड़ा, और अंततः सितंबर 2012 में हमारे पक्ष में फैसला आ गया कि बैक डेट से 1 नवंबर 1966 जब पुनर्गठन हुआ था, उस डेट से हिमाचल प्रदेश को 7.19% हिस्सा मिलना चाहिए। जी। उसकी कैलकुलेशन हमने की, वो लगभग 4,200 कुछ करोड़ बनते थे। जी। लेकिन दिसंबर 2012 में सत्ता परिवर्तन हो गया, कांग्रेस की सरकार यहाँ बन गई, वो अपना पक्ष नहीं रख सकी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करवाने में भी कांग्रेस सरकार असफल रही। जो अधिकारी उन्होंने भेजे उनको उन्होंने ये कह के डरा दिया पंजाब वालों ने कि तुम्हें उसमें तुमने योगदान नहीं दिया है तो तुम्हें इतना पैसा हमारा तुमसे लेना बनता है। जबकि योगदान तो जब हम हिस्सा ही वहाँ के थे तो 7.19% हमारा योगदान उसमें था। जो पैसा यूनाइटेड पंजाब का लगा, उस यूनाइटेड पंजाब के हम हिस्सा थे, तो हिस्सा हमारी तरफ से लगा उसमें। जब अलग अलग हुए तो जो पंजाब का हिस्सा पंजाब को मिले, जो हरियाणा का हरियाणा को मिले, और 7.19% जो सुप्रीम कोर्ट ने माना, और जो जस्टिस शाह कमीशन ने जिसने पुनर्गठन किया था उसने भी हमें दिया था, उसके हम अधिकारी बन गए थे। दुर्भाग्यवश बाद में सरकारें उसको फॉलो अप नहीं कर सकी। हमारा सुप्रीम कोर्ट में जीता हुआ मामला है, हमें वो 4200 करोड़ विद इंटरेस्ट मिलना चाहिए, और कोर्ट का फैसला ये था कि ब्याज समेत मिले। जहाँ तक चंडीगढ़ का मामला है, चंडीगढ़ अभी ना पंजाब को मिला ना हरियाणा को मिला, तो जब डिस्प्यूटेड है तो हमारा 7.19% का हिस्सा है, और मांगते हैं, हमें अधिकार है उसको लेने का, क्योंकि जो कुछ वहाँ लगा है उसमें 7.19% हमारा योगदान है, वो हमें मिलना चाहिए। सर, जब आपका दौर था उसमें आपने एक तरह से बड़ी मजबूती के साथ इस पक्ष को रखा, फिर कांग्रेस की सरकार आई जैसा कि आपने बताया, लेकिन उसके बाद भाजपा की सरकार भी आई, और जब भगवंत सिंह का मान तब हिमाचल से भाजपा का बयान आया। नहीं तो इन 4.5 सालों में हिमाचल की सरकार से कोई पैरवी इस विषय को की गई हो भाजपा की, तो लग नहीं रहा ऐसा कुछ। सरकार के रिकॉर्ड का तो सरकार को पता होगा, वहीं से पता लगेगा। लेकिन हिमाचल का हिस्सा हमेशा ड्यू था, है, और जब तक वो मिलता नहीं ब्याज में तब तक वो रहेगा। इसमें सर ये जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे जोगिंद्रनगर में पंजाब सरकार का डैम है, उनकी प्रॉपर्टी है, ये सारी प्रॉपर्टियां बीच में आ जाती हैं सर, इंक्लूड होती हैं? हाँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जो जोगिंद्रनगर के पास हमारा प्रोजेक्ट है जी, वो 1925 में तैयार हुआ था। 1925 में पंजाब गवर्नमेंट, तत्कालीन पंजाब गवर्नमेंट और राजा मंडी के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसमें मंडी शहर को और अन्य जगह पे कुछ
बिजली मुफ्त मिलनी थी, और 100 साल के लिए प्रोजेक्ट पंजाब गवर्नमेंट के पास रहना था। ठीक है। वो 100 साल 2024 में पूरे हो गए। तो वो प्रोजेक्ट हमें वापस मिलना चाहिए, ये हमारा अधिकार है। और लगता है उसकी मेंटेनेंस भी पंजाब गवर्नमेंट ठीक नहीं कर रही जी। उसमें, क्योंकि संविधान में ये प्रावधान था कि संविधान कुछ भी ऐसा नहीं करेगा जो राजाओं महाराजाओं ने एग्रीमेंट किए होंगे उन एग्रीमेंट्स का उल्लंघन नहीं होगा। तो संविधान के तहत और राजा द्वारा किया गया एग्रीमेंट जो था वो जिस पीरियड तक रखा था वो तक वैलिड रहेगा, उसके बाद परिवर्तन आएगा। जी। तो 100 साल के लिए था तो 2024 में पूरे हो जाएंगे, उसके बाद प्रोजेक्ट हिमाचल को मिलना चाहिए। लेकिन सर वो तो लग रहा है कि कोर्ट के थ्रू मिलेगा कि सीधा ही मिल जाएगा, अपने ऑटोमेटिक ट्रांसफर है वो, सरकार वैसे पे तो डिपेंड सीधा मिलना चाहिए, इसमें झगड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर नहीं मिलेगा तो कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट इसलिए बने हुए हैं कि जो पार्लियामेंट के एक्ट हैं, जो एग्रीमेंट्स के फैसले होते हैं उनको लागू करवाएं। लेकिन सर जैसे 2012 में आपकी सरकार के समय जीता हुआ मामला है 4200 करोड़ रुपए का, वो सुप्रीम कोर्ट से आपने जीता था लेकिन आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। हाँ, तो सरकार अगर चाहे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जा सकती है जी। कि कोर्ट के निर्णय का उल्लंघन कर रहे हैं। जी। वैसे भी मैं आपको याद दिलाऊं, एक एग्रीमेंट पंजाब और हिमाचल में 1983 में हुआ। स्वर्गीय दरबारा सिंह तब पंजाब के मुख्यमंत्री थे और श्री वीरभद्र सिंह जी हिमाचल के मुख्यमंत्री थे। 25 क्यूसेक वाटर भाखड़ा डैम से हमें मिलना था। नैना देवी से निचला जो जंगल का क्षेत्र है जहाँ बटालियन भी बनी है, महिला बटालियन, उस क्षेत्र के लोग जब गर्मियों के दिन आते थे तो अपने पशुओं समेत पंजाब में अपने रिश्तेदारों के वहाँ चले जाते थे। लेकिन पानी पीने को नहीं मिलता, इस करके जाते थे। हमने बादल साहब से बात की 98 में, जब हमारी गवर्नमेंट बनी 15 साल के बाद, तो बादल साहब मुख्यमंत्री थे। मैंने उन्हें याद दिलाया, उन्होंने श्री RS मान तब उनके चीफ सेक्रेटरी थे, उनको भेजा और उन्होंने वो एग्रीमेंट को लागू कराया। भाखड़ा से हमें 25 क्यूसेक बार पानी मिला। अब केवल पीने के लिए नहीं, सिंचाई के लिए भी उस क्षेत्र में पानी चलता है, किसी को पंजाब हिमाचल से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा मेरा थर्ड का प्रोजेक्ट था जहाँ पर वायदा था कि जिस परिवार को, जो परिवार उजड़ेगा, इसकी ज़मीन जाएगी डैम में, उसको परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा। मुझे याद है 1998 के मिंजर के मेले में मैं चंबा में था, तो मैंने फ़ोन बादल साहब को किया कि ऐसा वायदा था हुआ नहीं, रंजीत सागर डैम का काम शुरू हो गया है। तो उन्होंने उस एग्रीमेंट को भी बादल साहब ने लागू करवाया था। तो अगर ठीक ढंग से फॉलो अप करें, लगा करें, कोशिश करें तो निश्चित तौर पे मिलता है अपना हक, और अपने हक के लिए लड़ना चाहिए प्रदेश को। लेकिन सर 2012 के बाद अब 22 या 10 साल में तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट सरकार की तरफ से निकल कर नहीं आया कि हमने इस मुद्दे को कहीं रखा है। ना कांग्रेस की सरकार में आया और ना भाजपा की सरकार में आया। मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मैं इस पर कुछ नहीं बोल सकता। जी। सरकार से जानकारी मिल सकती है। जी सर ये एक बड़ा गंभीर मसला था जिस पे हमने आपसे बात करी। इसके अलावा सर अगर हिमाचल प्रदेश की अगर हम पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें तो ऐसे तो भाजपा और कांग्रेस के दोनों नेता कह रहे हैं कि कोई फर्क आम आदमी पार्टी के आने का नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर जब से आम आदमी पार्टी पंजाब में आई है, हिमाचल में अगर आप पॉलिटिकल सिनेरियो, आप खुद भी इतने मतलब आपको इतना अनुभव है इस चीज़ का, तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो लीडर है वो अपनी अपनी कंस्टिट्यूंसी में सिमट गए हैं और वो बस फोन करके यही जानकारी मांग रहे हैं कि आपका क्या असर पड़ेगा। तो सर क्या लगता है, पर्दे के पीछे एक डर है कहीं आम आदमी पार्टी का? बात स्पष्ट करना चाहता हूँ जी। राजनीति में हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम राजनीतिक दल बनाए, राजनीतिक गतिविधियाँ करें, लोगों को जोड़ें, अपना एजेंडा उनके सामने रखें और चुनाव लड़े, जीतें। ये लोगों पे हमें जिताते हैं या हराते हैं। जी। जो लोग ये कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनसे मैं सहमत नहीं। मैं मानता हूँ इसके उदाहरण है। कांग्रेस के टाइम में 1967 में लोकराज पार्टी बनी थी। जी। काफ़ी इम्पोर्टेंट लोग TS नेगी जैसे, काची जैसे लोग उसमें जीते थे। जी।
1977 में सारे दल इकट्ठे हो गए तो जनता पार्टी आ गई। तभी बोलते थे फर्क नहीं पड़ेगा। जनता पार्टी भारी बहुमत से जीती। बिल्कुल 90 में जनता दल और बीजेपी का गठबंधन हुआ तो 51 सीटें गठबंधन ने जीती। जी तभी फर्क पड़ा। 1998 में हिमाचल विकास कांग्रेस का गठन हुआ। कांग्रेस से लोग टूटे। पंडित जी के नेतृत्व में HBC बनी। कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, हमने गठबंधन की सरकार बनाई। 2003 में हमारे कुछ मित्र मंडली बना के बीजेपी के खिलाफ लड़े। बीजेपी की सरकार नहीं बनी। 2012 में फिर हिम लोग पार्टी बनी। उमेश्वर सिंह वाली। हाँ, उसके कारण कुछ परसेंटेज वोट की टूटी, फिर सरकार नहीं बनी। जी तो अगर ऐसी इंडिविजुअल पार्टीज का प्रभाव लोग मानते हैं कि नहीं पड़ेगा, हो सकता है मेरी राजनीतिक कैलकुलेशन गलत हो। नहीं सर गलत लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कोई भी राजनीतिक दल बनता है, जब भी लोग हमसे छिटकते हैं, जिस दल से छिटकते हैं उस दल को प्रभाव पड़ता है और राजनीतिक परिदृश्य चेंज होता है। तो सर अगर हम हिमाचल में आम आदमी पार्टी की ही बात करें तो एक चीज देखने में आ रही है कि यूथ बहुत ज्यादा संख्या में जा रहा है। हालांकि अभी ज्यादा जो यूथ है वो जिला परिषद, पूर्व प्रधान, इस तरह के लेवल के लोग ही जा रहे हैं, लेकिन लीडर अभी नहीं जा रहे हैं। अभी सिर्फ निचले तबके का लोग जो है वो जाना शुरू हुए हैं। लोगों में इस तरह की दौड़ लगी हुई है, सोचते हैं कि अगर हम पहले ज्वाइन कर लेंगे तो हमारी टिकट पक्की। जी जबकि कोई पार्टी आज टिकट किसी को शोर कर नहीं रही है। बिल्कुल। तो लोग इस जल्दबाजी में भी कुछ तो है जो टिकटार्थी हैं, जिनको लगता है कि मेरी जिस पार्टी में मैं हूँ वहाँ तो टिकट मिलेगा नहीं, तो नया घर ढूंढ लो। जी लेकिन टिकट वास्तव में किसको मिलेगा और किस पार्टी के टिकट की वैल्यू होगी, ये चुनाव के समय ही पता लगेगा। जी कुछ लोग जरूर छिटकेंगे। हर पार्टी हर कैंडिडेट को टिकट दे नहीं सकती। एक चुनाव क्षेत्र में एक टिकट देंगे तो कांग्रेस भी एक देगी, बीजेपी भी एक देगी, आप वाले भी एक दे पाएंगे, कोई और पार्टी आएगी वो भी एक टिकट देगी। इसलिए बाकी जितने कार्यकर्ता ऐसी आकांक्षा रखते हैं कि वो विधायक बने, वो नया आशियाना ढूंढने की कोशिश करेंगे। दूसरे जिस तरह के नारे दिए जा रहे हैं जी कि 1000 रुपया महिलाओं को दे देंगे, बिजली मुफ्त दे देंगे, पानी मुफ्त दे देंगे, हम ये भी कर देंगे, इस आसमान के सितारे लाके आपके सामने बिछा देंगे। जी हिमाचल का मतदाता बहुत समझदार है। वो जानता है कि सीमाओं में ही काम किया जा सकता है। अगर इतना कुछ कर सकते थे तो पंजाब के मुख्यमंत्री को शपथ लेने के 10 दिन के अंदर ही क्यों जाना पड़ा प्रधानमंत्री के पास कि 50,000 करोड़ रुपया मुझे दो, मुझे मदद दो। अगर मोदी से ही मदद लेनी है तो मोदी जी के लिए तो प्रत्येक प्रदेश एक जैसा है। किसी एक प्रदेश को 50,000 करोड़ रुपया कैसे दे भी नहीं सकता कोई प्रधानमंत्री। प्रॉमिस ही उस लेवल का है मुफ्त। तो इस करके मुफ्तखोरी की जो आदत है वो बहुत ज़्यादा बढ़नी नहीं चाहिए। जो सुख सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए वो जरूर मिले, लेकिन उसकी एक सीमा होगी। जी अगर ये कहेंगे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। दिल्ली में कितने लोगों को रोजगार मिला? जो RTI की इन्फॉर्मेशन बताते हैं वो कहते हैं 3742 लोग। बिल्कुल सर। और घोषणा कर रही है पार्टी की हमने 10 लाख लोगों को रोजगार दे दिया। टीचर्स रेगुलराइज नहीं हुए। म्यूनसिपल कमेटियों में जो काम कर रहे कॉर्पोरेशन में उनको तनख्वाह नहीं मिल रही, 6-6 महीने तनख्वाह नहीं मिलती। जी तो दिल्ली मॉडल हो चाहे पंजाब मॉडल हो, कोई मॉडल सफल नहीं होगा, सिर्फ मोदी मॉडल ही सफल होगा जो वास्तविक मॉडल है। और ये भी बता दिया है कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो तीसरा विकल्प जब भी आया तो कहीं ना कहीं नुकसान जरूर हुआ है। एक सवाल सर आपसे जुड़ा हुआ है, आजकल बहुत चर्चा में ये सवाल है कि अगर उत्तराखंड में मुख्यमंत्री धामी हो सकते हैं तो हिमाचल में धूमल क्यों नहीं हुआ उस समय? काफी ज्यादा सर लोग इस सवाल का जवाब चाहते हैं।
मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। जहाँ पार्टी ने कभी कहा असेंबली लड़ो तो असेंबली लड़ी, कभी कहा पार्लियामेंट लड़ो तो पार्लियामेंट लड़ी, कभी कहा मुख्यमंत्री बनो तो मुख्यमंत्री बने, नेता प्रतिपक्ष बोला तो नेता प्रतिपक्ष बोले। इस बार पार्टी को कुछ लोगों को लगा शायद कि मुझे नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने अपनी लॉबिंग अपने ढंग से की होगी। उत्तराखंड की भी आज सोशल मीडिया में खबर आई है कि जिन्होंने षड्यंत्र रचा था उनका पता लग गया। बिल्कुल। तो यहाँ भी जांच होगी तो यहाँ भी षड्यंत्रकारियों को पता लग जाएगा। ये काम पार्टी का दायित्व है क्या करना चाहिए। मुझे एक कार्यकर्ता के तौर पे जो काम सौंपा गया था, मैं चुनाव हारने के तीसरे दिन फिर से अपने चुनाव क्षेत्र में एक्टिव हो गया हूँ और जब तक पार्टी चाहेगी तब तक काम करेंगे। लेकिन सर, जो दायित्व देंगे उस काम दायित्व को निभाएंगे। लेकिन सर कहीं ना कहीं इस तरह से दोहरे मापदंड लेकर चलेंगे। जितना बहुमत धामी ने दिया शायद उससे बेहतर काम आपने भी उस समय किया था। 17 की अगर हम बात करें तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं हुआ सर कहीं ना कहीं, या साजिश बहुत बड़ी थी कोई, चाहे वो धामी के साथ हुई है चाहे वो आपके साथ हुई। आप और आपका चैनल बहुत अच्छे इन्वेस्टिगेटिव पत्रकार हैं, खोजी पत्रकार जिनको बोलते हैं। खोज करिए, मेरी पार्टी के हाईकमांड को बताइए और मुझे बताइएगा कि हम कहाँ धोखा खा गए। लेकिन सर धोखा तो चलो, अब वो तो 17 की बात थी, ग्राउंड में जो हुआ वो अलग बात थी। लेकिन आपको नहीं लगता कि रिजल्ट चाहे कुछ भी आया हो, लेकिन पार्टी को दुख तो सर होता है ना जब आप दिन रात लगे हैं काम में और जांच तक नहीं हुई इस विषय को लेकर आज तक। अब जो है वो 22 का चुनाव आने वाला है, लेकिन 17 के उस नतीजे को लेकर एक बैठक तक नहीं होती है हिमाचल प्रदेश में। तो इसका क्या मतलब है? मैं सर पर्सनली दुख की बात कर रहा हूँ कि थोड़ा सा लगता तो होगा कहीं ना कहीं दिल पे आपको भी। जांच तो होनी पार्टी चाहिए। के जो निर्णय होते हैं उन पर मैं प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता। लेकिन सर जो पार्टी ने ठीक समझा हो, हाँ करें, जांच करनी चाहिए पार्टी होनी को। चाहिए थी ना सर, जांच फिर किसी और के साथ ऐसा ना हो जाए। बिल्कुल। जिन्होंने हमारे साथ किया है कोई उनके साथ कर देगा। इस करके तो संभल के उनको रहना ही होगा। जी सर, अगर हम मौजूदा समय की बात करें तो लगातार आपकी सक्रियता 2017 के तुरंत बाद हो गई थी विधानसभा क्षेत्र में। तो इस बार क्या मान के चले, अब धूमल जी चुनाव में 100% आ रहे हैं सुजानपुर से अपनी तरफ से? पार्टी तो चलो अलग, वो तो वो आप बोलेंगे, लेकिन अपनी तरफ से तैयारी पूरी है? मेरी तैयारी पूरी है चुनाव लड़ने की, जी जहां से पार्टी कहेगी। जी कई अन्य क्षेत्रों से भी दबाव है, जी। तो जहां पार्टी उचित समझेगी वहां पार्टी का काम करेंगे। जी। ये थे हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, जिन्होंने जो चंडीगढ़ का मसला है उसकी जानकारी हमें विस्तार से दी। कुछ चीज़ों का हमें भी नहीं पता था, वो भी इन्होंने हमें बताया। और इसके साथ इन्होंने अपने चुनाव की जो रणनीति अब इनकी है अपनी खुद की, उसके बारे में उन्होंने स्पष्ट किया। तो बने रहें ANB न्यूज़ के साथ। अगले कार्यक्रम में एक और शख्सियत के साथ मिलेंगे। नमस्कार। हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक है। इस बार मुश्किलें ज्यादा होंगी क्योंकि तीसरा विकल्प हिमाचल की दो बड़ी पार्टियों को चुनौती दे रहा है। प्रेम कुमार धूमल भी लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं और चुनावी मैदान में उतरने के लिए कमर कस चुके हैं। कुल मिलाकर हिमाचल में इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने वाले हैं। सिटी हार्ट सुपर स्पेशलिटी अस्पताल मेहरे बड़सर जिला हमीरपुर का एकमात्र हृदय रोग निवारण केंद्र आपकी सेवा में 24 घंटे कार्यरत है। यहाँ होता है हृदय रोग संबंधित हर बीमारी का इलाज। यहाँ हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम आपके हृदय का बेहतर इलाज एवं देखभाल करने को हमेशा तैयार है। यहाँ हिमकेयर और आयुष्मान कार्ड भी मान्य है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाएं भी यहाँ कर्मचारियों को प्रदान की जाती हैं। हृदय संबंधी किसी भी इमरजेंसी के लिए कृपया संपर्क करें 01972 22 82 22। आपके हृदय की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। हमारा पता है भकरेड़ी, तहसील बड़सर, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।
हिमाचल हेडनेक हॉस्पिटल, मेकिंग लाइफ ब्यूटीफुल। यहाँ आपको एक छत के नीचे मिलेंगी कई सुविधाएं, जैसे ENT क्लिनिक, डेंटल क्लिनिक। इसके अलावा यहाँ होती है सिर, गला और फेशियल रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, और सभी का उपचार मुनासिब दाम में किया जाता है। साथ ही हिम केयर और आयुष्मान कार्ड भी मान्य है, ताकि आपको मिले बेहतर इलाज और आप जिए बेहतर जिंदगी। हमारा पता है हिमाचल हेडनेक सेंटर एट डॉक्टर AS ठाकुर मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नियर नादौन चौक, हमीरपुर।